हेलो दोस्तों, द डी कैम्प क्लासेज में आपका स्वागत है। और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। देखिए, आप स्वयं का आकलन कीजिए। तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, अपन इसमें रखेंगे भाई 20 से 30 मिनट रखेंगे। 20 से 30 मिनट तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन अपन 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लो, 10 मिनट मान लो ना, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो ठीक है, आप अपना समय वीडियो को पॉज करके, है ना, आप उसके अनुसार भी आप सेट कर सकते हो। तो ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम है। पहला ऑप्शन है क्रोध में चिल्लाना, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक विकास होना, तीसरा ऑप्शन है नाटक में राम की भूमिका निभाते हुए आदर्शों की पालना करना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, 10 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो ऑप्शन है, इसमें से कोई भी अधिगम नहीं है, क्योंकि क्रोध में चिल्लाना भी एक किसी परिस्थिति के कारण होता है। कोई थोड़ा सा जो परिवर्तन होता है ना, ये अधिगम होता क्या है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, सही है। यानी कि हमने किसी चीज़ को सीखा, वही अधिगम है। लेकिन ये परिवर्तन क्या होता है? ये कंडीशन के हिसाब से होता है। ये जो परिवर्तन होता है, ये सभी देख लो। बौद्धिक विकास होना, ये तो नेचुरल चीज़ है ही। नाटक में राम की भूमिका निभाते हुए, इसमें भी बालक क्या होगा, वो कुछ समय के लिए राम की भूमिका, वो ज़िंदगी भर तो राम की भूमिका नहीं निभा सकता, तो कुछ समय के लिए आंशिक परिवर्तन आ जाते हैं व्यवहार में, तो वह क्या नहीं होते? अधिगम नहीं होते। जैसे आपके जब कोई बुखार वगैरह, तबीयत खराब हो जाती है, तब भी तो परिवर्तन आता है, उसी तरह के परिवर्तन है ये। तो ये अधिगम नहीं है, अधिगम नहीं है। दूसरा प्रश्न है, भूख लग रही है, चलो होटल चलते हैं। इस कथन में होटल क्या है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, सी है अनुबंधित उद्दीपक, और डी है अनुबंधित अनुक्रिया। बताइए इसका जवाब। देखो, मैं इसका बता देता हूँ इंग्लिश वर्जन भी। जो ऑप्शन ए है वो है CS, ऑप्शन बी है CR, और सी ऑप्शन है UCS, और डी ऑप्शन है UCR। ऐसे भी आप बता सकते हो हिंदी में, अगर समझ में नहीं आया आपको। तो इसका जो आंसर है वो है ए। इसका आंसर है ए, क्योंकि अनुबंधित अपना जो, देखो भूख लगती है तो अपन क्या करते हैं? खाना खाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर होटल चलने की बात हो रही है, यानी कि भूख का संबंध किससे जोड़ लिया गया है? होटल से। तो होटल, अपन कहते हैं ना कि यार भूख लग रही है, चलो मान लो कि अपने सामने कोई ढाबा है ना, तो आप भूख लग रही हो, तो आप क्या कहोगे? चलो ढाबे पर चलते हैं, है ना। भाई भूख का इलाज तो क्या है? खाना है। लेकिन अपन संबंध किससे जोड़ रहे हैं? उसका अनुबंधन किससे कर रहे हैं? होटल से। तो ये क्या हो गया? अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका। तीसरा प्रश्न है, थोड़ा सा जो कर देते हैं आपके लिए। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से ऋणात्मक पुनर्बलन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से ऋणात्मक पुनर्बलन है। ऑप्शन ए ताली बजाना, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी शाबाशी देना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। कई लोग इसका बी आंसर भी देंगे, क्योंकि ऋणात्मक इन तीनों में से ABC में से तो ऋणात्मक देखा जाए तो दंड लग रहा है, क्योंकि ताली बजाना भी पॉजिटिव है और शाबाशी देना पॉजिटिव है। तो लेकिन दंड क्या होता है? किसी भी प्रकार का पुनर्बलन होता ही नहीं है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? डी।
चौथा ऑप्शन है आपका बुद्धि है, अपनी जो बुद्धि है वो क्या है, इंटेलिजेंसी है वो क्या है, इनमें से क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी स्मृति और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त सभी है। ठीक है, तो बुद्धि क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है समायोजन, बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा भी तो है स्टर्न की, समायोजन। बुद्धि क्या है? समायोजन करने की क्षमता, जो इंसान की, जो व्यक्ति की समायोजन करने की परिस्थितियों में जो समायोजन करने की क्षमता होती है वही क्या है? बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है। व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है। व्यक्तित्व का निर्धारक इनमें से क्या नहीं है वो आपको बताना है। ए त्वचा का रंग, बी रीति रिवाज, सी विद्यालय परिवेश और डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका जवाब ध्यान से दीजिए, इसमें आप गलती के चांसेस हैं। ठीक है, अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो है डी। इसका आंसर क्या है? डी, नन ऑफ दीज। यानी कि इसका मतलब क्या है कि व्यक्तित्व, पर्सन पढ़िए आप, व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे निर्धारक हैं, निर्धारक है, इसका उल्टा करें, यानी कि व्यक्तित्व का निर्धारण इनमें से कौन कौन कर सकता है? तो त्वचा का रंग भी पर्सनैलिटी का करता है, रीति रिवाज भी अपने पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। विद्यालय परिवेश भी, भाई किसी को अच्छा विद्यालय परिवेश मिल जाता है, किसी को, अभी गांव वालों को थोड़ा कम परिवेश मिल पाता है, शहर वालों को बढ़िया हाई फाई फैसिलिटी वगैरह आ रही है। तो ये सब क्या है? एक तरह से तीनों क्या है? ये व्यक्तित्व का निर्धारक है तीनों। अब ये पूछ रहा है नहीं है, तो इनमें ये तो सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अपन। इस पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। छठा क्वेश्चन है, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। देखो बालक है वो मंद गति से सीख रहा है ना, यानी कि उसकी जो मानसिक जो क्षमता है ना वो कम है, अर्थात वह मंद गति से सीखता है। ठीक है, तो ऐसे बालक को ज़रूरत है, ये ऑप्शन है आपके अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, और कुछ सहायता की। आप इसमें से बताइए। ऑप्शन जूम कर देते हैं। एक मंद गति से सीखने वाला बालक है, उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इन चारों में से इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अतिरिक्त सहायता की। अतिरिक्त सहायता की। ठीक है, आप में से भाई सी और डी तो किसी ने भी नहीं दिया होगा ना, कुछ सहायता की और किसी सहायता की नहीं। ऑप्शन बी कुछ लोगों ने दिया होगा, तो विशेष सहायता की से अपन ले लेते हैं कि विशेष सहायता तो अपन किसी को भी दे सकते हैं, भाई जरूरी नहीं है कि मंद गति से सीखने वाला बालक ही हो। अपन विशेष सहायता तो कोई इंटेलिजेंट हो उसको भी दे सकते हैं, लेकिन एक मंद गति से बालक सीख रहा है, ठीक है, तो उसको लेवल में लाने के लिए अपन उसकी एक्स्ट्रा क्लासेज लगा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा क्लासेज लगाते हैं ना अपन डफोड़ बच्चों के लिए, तो वो क्या है? वो अतिरिक्त सहायता है, ताकि वो भी जो सामान्य गति से सीख रहे हैं उनके लेवल में आ सके। ठीक है, तो 7वां सवाल है, कक्षा 1 व 2 के लिए क्या उपयुक्त है? कक्षा 1 व 2 के लिए क्या उपयुक्त है? आप बताइए इसमें से। मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर ये है। यानी कि कक्षा 1 व 2 के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती, ठीक है। वो उनका मतलब ये परीक्षा का जो बर्डन है ना वो नहीं डाला जा सकता एक तरीके से। और एक और चीज़, जो कक्षा 1 व 2 है उसके लिए कोई होमवर्क भी नहीं है, कोई होमवर्क भी नहीं है। ये देखिए आपका RTE से संबंधित क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है RTE 2009 के अनुसार क्या सही है। यानी कि जो RTE 2009 है अपने, उसके अंदर जो बातें हैं, उसके अंदर जो बातें हैं उनमें से क्या सही है, ठीक है। तो बताइए। ऑप्शन ए है आयु के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश देना। बी, परीक्षा में अनुत्तीर्ण बालक को फेल घोषित करना। सी, अनुवीक्षण प्रक्रिया लागू करना। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट दीजिए। और इसका जो सही जवाब है वो है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्यों? देखिए अब इसके आपको ये बताना है, कहने का मतलब ये है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि RTE 2000 के अनुसार क्या सही है क्या सत्य है, यानी कि उसके अंदर इनमें से कौन सी बात है। तो इनमें से कोई सी भी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों बातें गलत है। आयु के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश देना, तो ये अनिवार्य है ही नहीं, उसमें ये अनिवार्य है ही नहीं। अगर आपके उसके अंदर ये बात नहीं है आयु का प्रमाण पत्र हो तभी दें, नहीं हो तब भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, हो तो दे दे, नहीं तो न दे। बी है परीक्षा में अनुत्तीर्ण बालक को फेल घोषित करना। परीक्षा में अनुत्तीर्ण बालक को फेल घोषित करना, अगर कोई बालक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे फेल घोषित नहीं किया जाता, उसे एक मौका दिया जाता है ना, दोबारा सप्लीमेंट दी जाती है अपने, तो दोबारा मौका देते हैं। और अनुवीक्षण प्रक्रिया लागू करना, अनुवीक्षण प्रक्रियाएँ क्या है, इसमें समझने वाला बिंदु है। अनुवीक्षण प्रक्रिया होती है पूछताछ की। जब किसी का प्रवेश स्कूल में कराना हो तो बच्चे से पूछताछ की जाती है ना, जैसे मान लो 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए तो उसका IQ लेवल वगैरह चेक करने के, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि सभी बालक को उसके अनुवीक्षण प्रक्रिया। और अनुवीक्षण प्रक्रिया बालक की भी हो सकती है या पेरेंट्स की भी। अब अपन देखते हैं कि कोई भी बड़ी स्कूल होती है या इंग्लिश मीडियम वगैरह, तो वहाँ पे बच्चे के माँ बाप को इंग्लिश वगैरह आनी चाहिए, तो इंग्लिश में कुछ पूछताछ करेंगे तभी वो एडमिशन देते हैं। कई स्कूलों में ऐसा होता है, तो वो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, पूछताछ वाली या एक तरह से इंटरव्यू आप कह सकते हो, वैसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब तीनों प्रक्रिया नहीं होगी तो RTE के अनुसार तो तीनों ही सही नहीं है। मैं फेल भी नहीं कर सकते, प्रवेश देना ये भी सही नहीं है। किसके आयु प्रमाण पत्र के आधार पर, अगर किसी के पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं हो तो क्या उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। तो नन ऑफ दीज। अब आइए किस पे आते हैं हम, 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, योगात्मक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। योगात्मक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन ए, योगात्मक आकलन अपने CCE से रिलेटेड आ गए, तो उसमें देखते हैं। दैनिक प्रश्नोत्तरियों का प्रयोग, दैनिक प्रश्नोत्तरियों का प्रयोग, ये कौन है यहाँ पे का है? दैनिक प्रश्नोत्तरियों का प्रयोग। बी, आवधिक परीक्षण। सी, छात्रों का साप्ताहिक स्तर निर्धारण। डी, गृह कार्य द्वारा अधिगम का अनुश्रवण। तो फटाफट बताइए इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आवधिक परीक्षण। देखो योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे अपने जो ये होती है अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा,
हैं। तो ये क्या होती है, ये आवधिक परीक्षण है, आवधिक परीक्षण है। तो ये फिक्स्ड होती है ये ना, ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इनका समय फिक्स होता है कि 6-6 महीने के अंतराल में लगेगी। आप भी 6 महीने, अर्धवार्षिक का समय फिक्स है एकदम, वार्षिक का भी फिक्स है। तो आवधिक परीक्षण, आवधिक जो अवधि के अनुसार परीक्षण हो, वही आवधिक परीक्षण है। अवधि से संबंध, अवधि प्लस एक प्रत्यय इसके अंदर, तो आवधिक परीक्षण। तो जो अपने जो ऐसे है, ऐसे है वो क्या है, अब ऐसे अपने जो वार्षिक परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, ये टेस्ट होते हैं, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया, इनका फिक्स होता है करेंगे। और ये जो सब है, ये दैनिक प्रश्नोत्तरियों का प्रयोग ये अपन किस में करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। किस में करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन में करते हैं। दैनिक प्रश्न होती हैं, यानी बच्चे को उसका जो निरंतर आकलन चलता रहता है, उसके लिए कर सकते हैं दैनिक प्रश्नोत्तरी। कोई बच्चे में क्या कमी है, बच्चा कहाँ तक सीखा, छात्रों का साप्ताहिक स्तर निर्धारण, उनका लेवल चेक करते रहना। गृह कार्य द्वारा अधिगम का अनुश्रवण, ये भी किसके अंदर आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा। तो आपका 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। समस्या समाधान के आवश्यक तत्व हैं, समस्या समाधान के आवश्यक तत्व हैं। तो क्या है इनमें से, ऑप्शन ए चिंतन व स्मरण, ऑप्शन बी चिंतन व स्मृति, ऑप्शन सी चिंतन व भाषा, और ऑप्शन डी चिंतन व तर्क। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चिंतन व तर्क। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, चिंतन व तर्क क्या है, समस्या समाधान के आवश्यक तत्व है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो उसके अंदर आपका चिंतन भी होना चाहिए और तर्क भी होना चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए और तर्क भी होना चाहिए। और चिंतन के अंदर कहने का मतलब आप कह सकते हो कि तार्किक चिंतन होना चाहिए। समस्या समाधान क्या होना चाहिए, तार्किक चिंतन युक्त होना चाहिए। दोनों को मिला के आप तार्किक चिंतन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको बढ़िया लगा हो तो राय को शेयर करिएगा इसको। ठीक है, धन्यवाद।